हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एम्पायर स्टेट्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसकी कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम एडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे उसका बॉस काम से निकाल देता है। इसलिए वो अपने बॉस से लड़ता हुआ वहां से जा रहा होता है। वहां पर क्रिस्टो नाम का एक और लड़का आ जाता है जिसके पास गाड़ी होती है। वो एडी का अच्छा दोस्त था, उसे अपने साथ बिठा के वहां से ले जाता है। क्रिस्टो एडी को लेके अपने घर पर चला जाता है जहां पर वो गाड़ी के अंदर से एक स्टैचू को निकाल के घर के अंदर रख रहे होते हैं। क्रिस्टो की मॉम वहां पर उससे पूछती है कि तुम इस पुतले को लेके यहाँ पर क्यों आए हो। क्रिस्टो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें एक पुतले की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए ले आया। तो क्रिस्टो की मॉम उससे कहती है कि शुक्रिया बेटा, और उन्हें वहां से जाने का कह देती है। अब हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी। क्रिस्टो अपने डैड को जैसे ही काम से लेने के लिए जाता है तो वो वहां पर स्पैरो को देखता है। स्पैरो दरअसल न्यूयॉर्क का एक नामी करामी गुंडा होता है और क्रिस्टो का डैड भी उसी के लिए काम करता था। क्रिस्टो जैसे ही अपने डैड को लेके वहां से आने वाला होता है तभी स्पैरो और क्रिस्टो के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। क्रिस्टो का डैड टॉमी क्रिस्टो को वहां से जाने का कह देता है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टो घर पर था जहाँ पर टॉमी आ जाता है। क्रिस्टो अपने डैड से सॉरी करता है और उससे कहता है कि आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो क्रिस्टो का डैड कहता है कि कोई बात नहीं। क्रिस्टो कहता है कि बस डैड, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक बार पुलिस का इम्तिहान दे लूँ, इसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो टॉमी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पुलिस का इम्तिहान दे रहे हो। तभी वहां पर एक लेटर आ जाता है जो क्रिस्टो के लिए ही आया था। लिहाजा क्रिस्टो जैसे ही उसे ओपन करके देखता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था क्या वो पुलिस का इम्तिहान बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। लिहाजा क्रिस्टो वहां से उठता है और एडी के पास चला जाता है। एडी के साथ वहां पर माइक और जेमी थे। माइक और जेमी दोनों ही स्पैरो के लिए काम करते हैं। वो जैसे ही वहां पर क्रिस्टो को देखते हैं तो वहां से उठ जाते हैं। अब क्रिस्टो थोड़ी देर एडी के पास बैठता है और फिर एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर नैन्सी नाम की एक लड़की आ जाती है जो क्रिस्टो की अच्छी दोस्त होती है। वो क्रिस्टो से पूछती है कि क्या तुम वाकई में पुलिस का इम्तिहान नहीं दे रहे। तो क्रिस्टो कहता है कि नहीं, मैं पुलिस का इम्तिहान नहीं दूंगा। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तभी वहां पर एक इश्तिहार आया था जो एक नौकरी के लिए था। अगले दिन क्रिस्टो उस नौकरी के लिए चला जाता है। वो वहां पर अपना इंटरव्यू देता है और वो उसे नौकरी पर रख लेते हैं। लेकिन क्रिस्टो का काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उन्हें पैसों से भरी हुई गाड़ी को लेके आना था और उसे लेके जाना भी था, और इस काम में जान का बहुत ही बड़ा खतरा था। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टो टोनी नाम के एक आदमी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। टोनी वहां पर क्रिस्टो को अपनी बीवी और बेटी के बारे में बता रहा था। तभी वो एक जगह पर जाते हैं जहां पर पैसों से भरा हुआ बैग गाड़ी के अंदर रखते हैं और वहां से वापस लौट आते हैं। वो जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर मौजूद गार्ड हो रहा है। टोनी वहां पर चाबियां निकालता है, पैसे रखता है। वो वहां पर क्रिस्टो को बता रहा होता है कि यहाँ पर 25 मिलियन से भी ज्यादा रुपए हैं। तो क्रिस्टो कहता है कि इन्हें यहाँ से कोई भी चुराता नहीं है। तो टोनी कहता है कि इतनी किसी की हिम्मत ही नहीं होती। लिहाजा टोनी वहां से चला जाता है। तो क्रिस्टो जैसे ही वापस घर पर आ जाता है तो घर आते ही उसे पता चलता है कि स्पैरो ने उसके डैड को काम से निकाल दिया है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टो वापस एडी के साथ था और उससे ये बात शेयर कर रहा होता है। अगले दिन क्रिस्टो फिर से जैसे ही काम पर जाता है और वो अपने काम को कर रहे होते हैं। वो जैसे ही पैसों से भरे हुए बैग को लेके गाड़ी के अंदर लोड करने वाले होते हैं तभी वहां पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो उन पर फायर करते हैं और उनके पैसे छीन के वहां से भागने वाले होते हैं। लेकिन टोनी उनके साथ लड़ना शुरू हो जाता है। वो टोनी को मार देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टो के सामने डिटेक्टिव जेम्स होता है जो क्रिस्टो से पूछ रहा होता है कि अगर तुम्हारा हाथ है इस रॉबरी के अंदर तो हमें बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन बाद में मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा। क्रिस्टो कहता है कि मेरा हाथ नहीं है इस रॉबरी के अंदर। अब हम देखते हैं कि वो क्रिस्टो को छोड़ देता है। क्रिस्टो घर आ जाता है और अपने परिवार वालों के साथ डिनर कर रहा होता है। लिहाजा अगले दिन वो जैसे ही काम पर जाता है तो उसे दिन की शिफ्ट से हटाकर रात की ड्यूटी के लिए रख दिया जाता है और वो अब कैमरों पर बैठ के नजर रखने का काम करता था। लिहाजा वो शाम को जैसे ही अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो वो वहाँ पर इतने सारे पैसों को देखकर ये सोच रहा होता है कि क्यों ना वो उनमें से कुछ पैसे चुरा ले। तो बाद में वो अपना प्लान बदल देता है।
लेकिन इतनी ही देर में वो सामने पड़ी हुई टेबल पर एक लेटर पढ़ लेता है जिस पर लिखा हुआ था कि वो लोग सिर्फ टोनी की वाइफ को $5000 ही देने वाले हैं। तो क्रिस्टो को लगता है कि टोनी की वाइफ इससे गुजारा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उसमें से एक पैसों का बैग चुरा लेता है। अब वो वापस एडी के पास था, उससे ये सारी बातें शेयर करता है। एडी बहुत ज्यादा खुश था। वो उससे कहता है कि हम अच्छी जगह पर चलते हैं और वहां पर जाके पार्टी करते हैं। क्रिस्टो कहता है कि नहीं, मैंने ये पैसे टोनी की वाइफ को देने हैं। और वो दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठते हैं, टोनी के घर पर जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टो पैसों से भरा हुआ एक लिफाफा टोनी की वाइफ को देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। अब वो एक बार के अंदर थे जहाँ पर वो शराब पी रहे होते हैं। क्योंकि एडी बहुत ही ज्यादा नशा कर लेता है, इसलिए वो माइक और जेमी के सामने सब कुछ उगल देता है। क्रिस्टो कहता है कि ये नशे के अंदर है, ये जो कुछ भी कह रहा है तुम्हें इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लिहाजा वो एडी को लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। वो एडी से पूछ रहा होता है कि तुम उनके सामने ये क्या बड़बड़ा रहे थे। तो एडी कहता है कि इसके अंदर हरज ही क्या है, हमें वहाँ पर चोरी करनी चाहिए जिससे कि हाँ अमीर हो जाएंगे और इसकी इतनी कोई बड़ी सजा भी नहीं है। लेकिन क्रिस्टो इसके लिए नहीं मानता। लिहाजा अगले दिन वो फिर से अपने काम पर चला जाता है। वहाँ पर काफी देर सोचने के बाद नेक्स्ट सुबह होती है और वो माइक, जेमी और एडी से मिलता है, उनके साथ बैठता है और वहाँ पर रॉबरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। क्रिस्टो उनसे कहता है कि जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं तुम वहाँ पर रॉबरी के लिए बिल्कुल भी मत आना। लिहाजा शाम होती है। क्रिस्टो जैसे ही वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और वहां जाके एडी को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर डिटेक्टिव जेम्स भी आ जाता है जिसे खबर मिली थी कि वहां पर चोरी होने वाली है। लिहाजा क्रिस्टो वहां पर एडी को कॉल कर देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मत आना। जबकि डिटेक्टिव जेम्स जैसे ही वहां से जाने वाला होता है तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो वहां पर चोरी करने के लिए आए थे। डिटेक्टिव जेम उन पर लगातार फायर किए जा रहा था, लेकिन उनमें से एक जैसे ही डिटेक्टिव जेम्स को मारने वाला होता है तो क्रिस्टो उस पर फायर करता है और उसे मार देता है। लिहाजा अगली सुबह हो जाती है और सभी न्यूज़पेपर के अंदर यही खबर चल रही थी कि एक आम से आदमी ने एक डिटेक्टिव की जान बचाई है। जबकि क्रिस्टो वहां पर एडी से मिलता है। वो एडी से कहता है कि हमें अपने प्लान को बदलना होगा, अब हम चोरी नहीं करेंगे। जबकि एडी कहता है कि क्रिस्टो हमें ये चोरी करनी ही होगी क्योंकि माइक ने अपने दोस्त जेमी को मार दिया है। उसे ऐसा लगता था कि उसी ने ही पुलिस को खबर की है। क्रिस्टो कहता है कि जो कुछ भी हो अब मैं वहां पर चोरी करने वाला नहीं हूँ। एडी कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो ये मैं अकेला भी करूंगा। लिहाजा अब हम देखते हैं कि क्रिस्टो जैसे ही अगले दिन फिर से अपने काम पर चला जाता है वहां पर एडी भी आ जाता है जो क्रिस्टो को दरवाजा खोलने का कहता है। क्रिस्टो उसे दरवाजा खोल के दे देता है। एडी वहां पर दो पैसों के बैग को उठाने के बाद वहां से लौट के आ रहा होता है। तभी वो अचानक क्रिस्टो पर हमला करता है, उसे बेहोश करके सभी पैसे वहां से लूटने के बाद वहां से निकल जाता है। क्रिस्टो को जैसे ही होश आती है तो वो सामने डिटेक्टिव जेम्स को पाता है। डिटेक्टिव जेम्स उससे पूछ रहा था कि यहाँ पर रॉबरी कैसे हुई। तो क्रिस्टो उसे बताता है कि यहाँ पर रॉबरी जिन्होंने की, जब मैं राउंड लगा के यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझ पर अटैक किया और मुझे बेहोश कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टो वहाँ से सीधा घर पर चला जाता है जहाँ पर न्यूज वाले पहले से ही मौजूद थे। वो क्रिस्टो से पूछ रहे होते हैं कि क्या इस रॉबरी के अंदर तुम्हारा हाथ है। तो क्रिस्टो उन्हें साफ साफ इनकार कर देता है। क्रिस्टो वहाँ से निकलता है, एडी से मिलने के लिए जाता है। एडी ने उन पैसों में से आधा हिस्सा क्रिस्टो की गाड़ी के अंदर डाल दिया था। वो क्रिस्टो से कहता है कि ये हिस्सा तुम्हारा है, जबकि डिटेक्टिव जेम्स दूर खड़ा उन पर नजर रखे हुए था। अब हम देखते हैं कि वो दोबारा से क्रिस्टो को बुलवा लेता है उसे इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन क्रिस्टो डिटेक्टिव जेम्स को कुछ भी नहीं बताता। जबकि दूसरी तरफ हम एडी को ही देखते हैं जो माइक के साथ मिल जाता है और ड्रग्स खरीदने के लिए चला जाता है। वो जैसे ड्रग्स खरीद रहे होते हैं तो पीछे से डिटेक्टिव जेम्स उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर एडी काम करता था। वो उसके लॉकर रूम को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि एडी ही वो है जिसने के उस जगह पर रॉबरी की थी। जबकि दूसरी तरफ हम एडी को ही देखते हैं। जबकि एडी जैसे ही वहां से ड्रग्स लेके निकलने वाला होता है तो वो लोग उनके साथ गुद्दारी करते हैं, मैक को मार देते हैं, लेकिन एडी वहां से बच के निकल चुका था। एडी को डिटेक्टिव जेम्स पकड़ लेता है। वो उससे पूछताछ करता है लेकिन एडी कुछ भी नहीं बताता। वो जैसे ही एडी को छोड़ देता है तो एडी सीधा क्रिस्टो के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनमें से आधा हिस्सा मुझे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो क्रिस्टो कहता है कि मैं उन पैसों में से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे परिवार वालों के पैसे हैं। लेकिन एडी नहीं मानता। इतनी ही देर में वहां पर टॉमी भी आ जाता है जो क्रिस्टो का डैड होता है। वो एडी को शूट करता है। तभी वहां पर डिटेक्टिव जेम्स भी आ जाता है।
जो उन तीनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, और इसी के साथ ये कहानी इधर ख़त्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।